सीएनबीसी आवाज़ और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ स्टूडियोज़ में और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की अगर टॉप हेडलाइंस की यहां पर बात करें तो कच्चा तेल एब्सोल्युटली यहां पर हेडलाइंस बनाता हुआ नजर आया है। कल शाम को हमने करीबन 11% तक की गिरावट देखने के बाद कच्चे तेल को 7% माइनस में सेटल होते हुए देखा। आज सुबह एशियन मार्केट्स की शुरुआत 4% नीचे हुई। अब यहाँ पर फिलहाल 2% की गिरावट के साथ कारोबार, लेकिन यहाँ पर आगे जाकर क्या कुछ देखेगा क्रूड का मार्केट, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर डी एस्केलेशन की खबरों से कुछ और मुनाफा वसूली का दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी भारी गिरावट है और साथ ही साथ प्लैटिनम, कॉपर में भी यहाँ पर कुछ गिरावट के साथ कारोबार है। मेटल्स की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने कहा, कॉपर में गिरावट है, जिंक, एल्यूमिनियम। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो ज्यादातर मेटल्स अब धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जाते हुए। कैसे करे कारोबार, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, ताला ज्वेलर्स के ओनर अमन ताला, साथ ही मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे एंड नरेंद्र जी, थोड़ा सा मेरा ऑप्टिमिज्म शायद डी एस्केलेशन में काम आया, आप कहेंगे? नहीं, देखिए, डी एस्केलेशन मनीषा जी, वो उसके बाद हुआ जो मैं कह रहा था कि भाई अमेरिका ने भी जो करना था और उसके बाद ईरान ने भी सब कुछ किया। उसके बाद जो है, और अभी भी ये है कि फिलहाल तो ट्रूज हो गया है ना, लेकिन अभी तो देखना है आगे होता है क्या। लेकिन अभी इतना जरूर है कि जो तेल की कीमत में जो प्रीमियम है, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, वो हमने देखा कि कल रात जो है लगभग 30 मिनट के अंदर जो है 7% हट गया, क्योंकि तेल की कीमतें एक जो है 7% नीचे आ गई थी। उसके बाद जब एशिया के बाजार खुले, आपने जैसा बताया बिल्कुल कि और नीचे वो आया है, क्योंकि $65 पर बैरल से ऊपर जितना भी है वो सारा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। लेकिन एक बात यहाँ जरूर है कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है सालों से कि ऑयल जो है वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है, या पॉलिटिकल कमोडिटी अगर घरेलू राजनीति को देखें। और मेरा मानना अभी तक ये रहा कि भाई 80-90% जो है वो जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है। लेकिन कल रात जो हुआ कि 40 मिनट के अंदर जब ये खबर आई कि ईरान ने जो है वहां पे मिसाइल फेंकी हैं, और उसके बाद ये खबर आई कि जहां मिसाइल फेंकी है दरअसल वो पहली जगह खाली की जा चुकी थी, अर्थात उनको या तो उसकी जानकारी थी या ये कुल मिलाकर के इस तरह की तैयारी थी। और उसी समय जब ये खबर आ रही थी, तेल की कीमत 7% नीचे चली गई। 7% ऐतिहासिक है। तो प्रश्न ये उठता है, ये कैसे हुआ, ये किसने किया? बहुत पुरानी बात है कि एक दफे वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा था, मैराडोना जो है अर्जेंटीना के, उन्होंने गोल किया और ये माना गया था कि वो ईश्वर कहा था, गॉड्स हैंड, कि वो गोल हो गया और अर्जेंटीना जीता था। अब प्रश्न ये उठता है, कल रात जो हुआ, हम तो यही मानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल प्रीमियम होता है, लेकिन कल रात जो हुआ जिसमें 30-40 मिनट में 7% ऑयल जैसी कमोडिटी की प्राइसेस एकदम नीचे आ गई, तो वो गॉड्स हैंड किसका था? इसका मतलब ये हुआ कि जो तेल का बाजार है, हम लोग ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं, स्टूडियोज में बोल रहे हैं, या हम लिखे हैं या हम टिप्पणी करें, लेकिन हकीकत ये है कि डिमांड एंड सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ कोई तो ताकत है जिसका इतना चलता है, जिसके बारे में जानना मुश्किल है। अनुमान तो लगाया जा सकता है लेकिन जानना मुश्किल है। लेकिन जो हमने देखा 7% कीमत नीचे आई एक, जबकि अभी भी जो मिसाइल की आग ठंडी नहीं हुई थी ईरान की, और ऐसा हो गया तो कैसे हुआ? इसलिए तेल का जो जगत है वो उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। और खास तौर से बुरा ना माने कोई, जो लोग कंप्यूटर टर्मिनल पे बैठ के बड़े बड़े प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तेल का जो खेल है वो बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। That point is well taken. नरेंद्र जी, अब जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हैं, अब जैसे आपने कहा कि जो 7% का प्रीमियम था प्राइसेस में से, वो हमने यहाँ पर हटता हुआ देखा। करंट लेवल्स पे आपको लगता है क्या थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल प्रीमियम अभी भी बाकी है? बिकॉज जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, अगर हम सप्लाई देखें जो ऑन द हायर साइड है, और भी आगे शायद ऊपर चढ़ सकती है, क्या यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? देखिए मनीषा, अमेरिका का जो उपभोक्ता है और अमेरिकी राष्ट्रपति, तो अमेरिका का उपभोक्ता चाहता है तेल जो है वो $60 पे आना चाहिए, और अमेरिका जो है वो राष्ट्रपति चाहते हैं कि तेल $60 पे आना चाहिए। कल उन्होंने, अगर आप उनका ट्वीट देखें, तो उन्होंने बिल्कुल जो तेल के उत्पादक है उनको कहा है कि तेल की कीमत को नीचे लाओ, जैसे हिदायत दी है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हुआ है, तेल की कीमत को नीचे लाओ। और अब जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हुआ है, वहां पे जो बड़े खिलाड़ी हैं तेल के, जिसमें इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, अब जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, नाजुक और अभी भी वनरेबल है और आने वाले लंबे समय तक रहेगी, उसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात उनको पहले से ज्यादा अब माननी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो चाहते हैं
कि आम अमरीकी उपभोक्ता जो है उसको $60 पे तेल दें, साथ में जो वहाँ इन्फ्लेशन जो है उसको बढ़ने ना दें। किसी भी तरीके के से आम आदमी का जो बजट है वो थोड़ा परेशानी में अमेरिका में आया है, उसको जो है वो बरकरार रखें जिससे बजट उसका ठीक हो सके। डोमेस्टिक एजेंडा है लेकिन इंटरनेशनल उसके इम्प्लीकेशंस है। अगर जो है ईरान इजराइल दोबारा नहीं भिड़ जाते हैं, जिसकी आशंका कम है क्योंकि इजराइल भी थोड़ा थका हुआ है और ईरान तो बहुत थका हुआ है, तो और दोनों के पास जो जो उनके मकसद थे फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं कोई बड़ा युद्ध वो कर पाए अगर अमेरिका उसके खिलाफ है तो। इसलिए मुझे लगता है तेल की कीमतें जो है वो $60 पर बैरल की दिशा में जाएंगी, जो शायद ओपेक को ना पसंद हो लेकिन अमेरिका को पसंद है। और भारत के लिए अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी खबर। वेल एब्सोल्युटली। तो आपको लगता है कुछ और गिरावट यहाँ से प्राइसेस में आएगी या अभी भी काफ़ी कुछ अननोन है जो मार्केट्स धीरे धीरे यहाँ पर फैक्टर इन करेगा? देखिए, अगर जो है जिससे अभी जैसे लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के जो ट्वीट आए हैं तेल को लेके और दोनों देशों को ईरान इजराइल को कह के कि भाई शांति रखिए, और ये तो हम तो मानते ही हैं कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है और आर्थिक ताकत भी है, लेकिन यह है कि जिस तरह का इतिहास इजराइल और ईरान का रहा है या मध्य पूर्व का रहा है उस इतना आसान इतिहास नहीं है जितना लग सकता है। कल रात से हमने ट्वीट देखे और जमीनी हकीकत को देखा है, तो मैं तो आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल ऐसा लगता है कि जो उनका अमेरिकी राष्ट्रपति का एजेंडा है कि कीमत को $60 लाख लेके आओ, और तो उसकी दिशा में ही बढ़ेगा। अगर ये दोबारा कुछ ऐसा हो जाए, जो फिलहाल लगता नहीं, जैसे मुझे लगता दोनों थक गए हैं और दोनों को लग रहा है कि अब जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, इसलिए जो कीमत है वो $60 की तरफ जानी चाहिए। कोई बड़ा मेजर जियोपॉलिटिकल ट्रिगर कहीं और हो जाए, चाइना में, ताइवान में हो जाए, वो अलग बात है जिसकी भी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि $60 पर बैरल की दिशा में बढ़ेगा। बीच में जियोपॉलिटिकल हिचक आ सकती है, डिमांड तो बढ़ने वाली नहीं है, एकाएक ऐसा लगता नहीं है। सप्लाई कोई डिसरप्शन होगा या नहीं होगा, थोड़ा इतना जरूर है कि एक अमेरिका में सेनेटर हैं, वो एक बिल लेके आ रहे हैं संसद में, वो कहते हैं कि जो भी रूस से तेल खरीदता है उस पर प्रतिबंध लगा दो, मतलब चीन पे, भारत पे। अगर रूसी तेल पे प्रतिबंध चीन और भारत पे लगने की कहीं भी कोशिश होती है तो फिर तो बड़ी मेजर जो है डिसरप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उससे भारी मात्रा में तेल चला जाएगा और कीमत जरूर ऊपर जाएंगी। लेकिन उसके लिए वो भी लंबा सफर है, पहले संसद उस बिल को पास करे, उसके बाद उस पर अमरीकी राष्ट्रपति के दस्तखत हों, शायद वो ना करेंगे उसको, तो इसलिए वो तो एक अभी थोड़ा सा दूर की कौड़ी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है मुझे जो डिमांड सप्लाई में कोई ऐसी बड़ा चेंज नहीं, जियो पॉलिटिक्स फिलहाल लगता है उस पर ट्रम्प साहब की मोहर लगी हुई है, तो फिलहाल $60 पर बैरल की दिशा में ब्रेंट को जाना चाहिए। फेयर पॉइंट। नरेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए एंड ऑफ कोर्स वो एनालिसिस करने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया। तो एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया, वेल एब्सोल्युटली कच्चा तेल एक जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है और $60 की तरफ ये जाता हुआ शायद नजर आ रहा है, और यही चीज़ हमने ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से भी आते हुए देखी है। किशोर, आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और जिस तरह से मिस्टर तनेजा भी कह रहे थे कि कुछ था ऐसा मार्केट्स में जो शायद पहले से नोन था, बिकॉज इवन एज मिसाइल्स थी ऑन एयर बट ऑन ग्राउंड इक्विटी मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। सेफ हेवेंस में ना हमने क्रूड को बहुत ऊपर जाता हुआ देखा, गोल्ड इज एब्सोल्युटली फ्लैट, डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। तो क्लियरली आप कहेंगे मार्केट वाज इन द नो। यस मनीषा, आई थिंक इनफैक्ट हमारा कल रिसर्च रूम में यही डिस्कशन चल रहा था कि यार न्यूज़ चैनल से एक चीज़ दिखा रहे हैं और बाजार एक चीज़ दिखा रहे हैं, और बाजार सही है। सो बिकॉज बाजार में पैसा लगा हुआ रहता है, तो आई थिंक बाजार बहुत ज़्यादा बहुत अर्ली इंडिकेशंस दिया था कि कुछ खास यहाँ पे टेंशन एस्केलेट नहीं होने वाला है। जो मंडे मॉर्निंग जो आईवीज खुला था क्रूड का और नेचुरल गैस का, उसी से पता चल रहा था कि एक्चुअली कि यहाँ पे डी एस्केलेशन या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द कर्टन समथिंग इज गोइंग ऑन। एंड बाकी जो फंडामेंटल्स है, जैसा तनय जी ने बोला है कि क्रूड का फंडामेंटल्स हम सब जानते हैं कि डिमांड सप्लाई साइड के तरफ से अगर देखेगा तो वीकर ही है, और जो भी प्रीमियम बिल्डअप हुआ था वो $5-6-7 का जो प्रीमियम बिल्डअप हुआ था वो उतर जाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज और कल में खास करके जो जो पोजीशंस फंसे हुए हैं वो एग्जिट करते करते यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ जाएगा। WTI अगर देखें $56-57 तक आपको डाउन साइड दिखना चाहिए। दैट इज अनदर $7-8 फ्रॉम हियर, विच इज अनदर, मतलब 10-12% हो सकता है। इंडियन मार्केट्स में अगर देखें तो सो इंट्राडे या आप थोड़ा पोजिशनल है, दोनों में इसमें आप बिकवाली का ही राय लेके चलना चाहिए। अगर आप नया ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉब्ली
एक पुट खरीद के चल सकते हैं, मे बी 5700 का पुट हो सकता है या 5550 का 5650 का पुट हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 5600 आपको इमीडिएट एक सपोर्ट मिलेगा, उसके नीचे आपको 5250 या 5300 तक भी, मतलब 200-300 रुपए वहां से और जगह है। आप साथ ही साथ यहाँ पर गोल्ड को कैसे देखेंगे किशोर? बिकॉज यहाँ पर हमने बिल्कुल भी सेफ हेवन बाइंग आते हुए नहीं देखी, बट एज यू सेड परहैप्स मार्केट्स न्यू बेटर, हमने वो मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ देखा ही नहीं। क्रूड में आप कहेंगे जो पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम सारा निकल चुका है, और क्या हमने गोल्ड में भी वही होता हुआ देखा है? नहीं, आई थिंक क्रूड में मुझे लगता है कि और एटलीस्ट कम से कम $4 से $6 डाउनसाइड दिखता है। सो आई थिंक दैट विल टेक यू टू अराउंड $58 $57 तक भी, तो वहां तक मेरे को डाउनसाइड दिखता है। गोल्ड, यस, आई थिंक अगेन जो जियो पॉलिटिक्स का जो थोड़ा बहुत जो प्रीमियम बिल्टअप था, एंड विच इज एक्चुअली सपोर्टिंग द मार्केट, एक्चुअली काफी टाइम से इसको सपोर्ट कर रहे थे, कि गिरने नहीं दे रहे थे, एटलीस्ट कि यहाँ पे बिकवाली का नहीं आ रहा था, इवन प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं आ रहे थे। अभी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा, विच विल टेक अस टू मे बी, अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखेगा तो 97 या 96,000 तक भी आपको इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं। सो प्रॉफिट टेकिंग का जो सिलसिला है वो ऊपर से आपको करीब करीब 6-7% आ गया है। मेरे हिसाब से ये एक्सटेंड होके 10% तक आ सकता है, तो दैट विल टेक अस टू अराउंड 95,700 95,600 तक का मीडियम टर्म, अगर आप मतलब 10-15 दिन 20 दिन अगर आप पकड़ के चले तो आई थिंक ओवरऑल रिस्क ऑन सिनेरियो रहेगा। जो सेफ हेवन एसेट्स है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पे थोड़ा बिकवाली रहेगा, बट सिल्वर को थोड़ा फायदा मिल सकता है, बिकॉज अगर ओवरऑल रिस्क ऑन सिनेरियो चलता है ग्लोबली, इक्विटी मार्केट्स एंड बेस मेटल्स, जो इसका जो सपोर्ट मिल सकता है, वो जो उसका जो सपोर्ट है, उस सिल्वर को थोड़ा, बीइंग एन पार्टली इंडस्ट्रियल मेटल, सिल्वर थोड़ा वो फायदा उठा सकता है। तो रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस जो सिल्वर का होना चाहिए, वो आई थिंक अगले 10-15 दिन में थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ऑल्सो किशोर, डॉलर इंडेक्स को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज 99 गया, सेफ हेवन बाइंग जरूर आई, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रिपल डिजिट आता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, इवन व्हेन सेफ हेवन डिमांड था, मतलब 2-3 दिन पहले भी, जो अगर आपको क्रिप्टोस देखेंगे तो बिटकॉइन देखेंगे तो जो जो तेजी हम उसमें देखा था, एंड जो बाइंग हम गोल्ड में देखे थे, आई थिंक सिमिलर इंटरेस्ट डॉलर इंडेक्स में दिखा नहीं है। Relatively dollar was not that stronger despite all the risk in the market. तो अभी रिस्क ऑफ होने के बाद भी जो नेगेटिविटी है डॉलर में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज जो पॉजिटिविटी इतना नहीं आया था, इट बिकेम स्लाइटली इररिलेवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे मेन फैक्टर जो है कि फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आज जो सेनेट के सामने जो पॉवेल का जो टेस्टिमनी रहेगा, वहाँ पे क्या बोला जाएगा, एंड आपको पता ही है कि ट्रम्प को कितना प्रेशर डाल रहा है कि फेड के ऊपर रेट कट करने के लिए। सो कहीं ना कहीं मार्केट उसके लिए वेट कर रहा है कि अगर रेट कट होता है तो देन देयर विल बी अ फ्रेश व्यू ऑन डॉलर इंडेक्स। किशोर, साथ ही साथ कॉपर में अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इवन विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, कॉपर में हमने थोड़ी सी रेजिलियंस बनते हुए देखी है। या आई थिंक कॉपर एक खास करके जो मेटल में थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज है, लंदन में भी शॉर्ट स्क्वीज है यहाँ पे, तो इसीलिए डिस्पाइट वट एवर इज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली और फंडामेंटली, कॉपर का प्राइसेस हम मजबूत देखे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी ही करके चलना चाहिए। अगर जुलाई वायदा 883 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 879 का स्टॉप लॉस या 878 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत वैल्यू बाइंग जो हो सकता है वो 875 में भी हो सकता है। सो जहाँ पे भी गिरावट मिलता है कॉपर खरीद के चलना चाहिए। अपसाइड में मेरा जो व्यू है 890 से लेके 895 तक आपको अपसाइड व्यू है। सो आज अगर इंट्राडे में थोड़ा बहुत गिरावट मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का मौका है। ऑलराइट, तो एक क्लियर कट बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर कॉपर में आती हुई, चांदी में कुछ सपोर्ट देखने को मिला है, लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है, क्रूड की बात है, ऑफ कोर्स कुछ मुनाफा वसूली से लेकर फ्लैटिश ट्रेंड्स वहाँ पर। किशोर, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे अमन तल्ला। स्वागत
है आपका और हमारे साथ अब ताला ज्वेलर्स के ओनर अमन ताला हैं। अमन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से कुछ स्टेबिलिटी शायद यहाँ पर सोने के प्राइसेस में देखने को मिली है, किस तरह का रिटेल मार्केट में उसका रिएक्शन है? नमस्कार मनीषा जी। जो भी आज पिछले 2-3 दिन में हुआ और जो भी करेक्शन आई गोल्ड में, ऑलमोस्ट 2000 की करेक्शन आई है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कस्टमर के लिए जो वेट कर रहा था पिछले 10-12 दिन से, उसके लिए एक अच्छा मौका है आज मार्केट में आके मुनाफा वसूली करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इमीडिएट बाइंग करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, उनकी कोई वेडिंग है या उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनके लिए इट्स ए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो ऑलमोस्ट 50-60% डिमांड चल रही है हमारी अभी भी। क्योंकि जून यूजुअली एक हॉलीडे सीजन होता है, लोग हॉलीडे पे मस्त होते हैं इस समय। उसके बावजूद 50-60% की डिमांड अभी हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ ए वेरी वेरी गुड साइन। और अगर हम बात करते हैं गोल्ड के सेंटीमेंट्स को, तो अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट है एंड कस्टमर का। और लोग अभी भी कॉइन्स की शेप में या छोटे 10 ग्राम 20 ग्राम की ज्वेलरी के शेप में अभी भी बाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो। अमन, आपके क्या सेंस है, प्राइसेस अब कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शायद नियर टर्म टॉप यहाँ पर अब बन चुका है, कुछ मुनाफा वसूली और बाजार में देखने को मिल सकती है। देखिए, जो भी फैक्टर्स होने थे वो सारे ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो चुके हैं, लेकिन करेक्शन मैं ज़्यादा नहीं देख रहा आज की डेट में। मैक्सिमम $50 से $100 की करेक्शन आ सकती है, वो भी 2 या 3 हफ्ते के अंदर। क्योंकि जब तक एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल नहीं होती, रशिया, यूक्रेन, ईरान, यूएस एंड एवरीबडी, तब तक आई डोंट सी ए मेजर करेक्शन। और इस चीज़ में आई थिंक 2 से 3 महीने लगेंगे। सो आई डो नॉट सी अ वेरी बिग करेक्शन राइट नाउ। $50 अप या $50 माइनस, दैट्स व्हाट आई सी। अमन, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी बनते हुए नजर आई है। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एक्सचेंज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अब एक परसेंटेज के तौर पर है। एज ऑफ नाउ भी क्या एक्सचेंज की मार्केट उतनी ही स्ट्रांग है? 100%। इनफैक्ट आज की डेट में एक्सचेंज मार्केट ऑलमोस्ट अपने पीक पे है। 48 से 50% गोल्ड एक्सचेंज आ रहा है। यानी कि अगर हम फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, लेट से सेल कर रहे हैं 1 करोड़ की, तो 55 लाख रुपीस तक का गोल्ड एक्सचेंज आ रहा है। जिसमें एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि पिछले 4-5 साल में अक्रॉस द इंडस्ट्री हॉलमार्किंग मैंडेटरी थी, जिसके कारण अब जब कस्टमर गोल्ड एक्सचेंज करता है तो उसको फुल वैल्यू मिलती है। तो जब वो उसने अच्छे ब्रांड से लिया हुआ है और फुल वैल्यू मिल रही है, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और इस तरह से लोगों का रुझान जो है वो गोल्ड की तरफ और बढ़ रहा है, और वो अपने बाकी चीज़ें भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। अमन, पिछले कुछ दिनों में हमने प्लैटिनम के प्राइसेस में जोरदार तेजी आते हुए देखी। फॉर लॉन्गेस्ट टाइम कोई बात भी नहीं कर रहा था जिस तरह का प्राइस मूवमेंट आया है कि इंटरेस्ट फिर से है। जिस तरह से सोने में मूवमेंट्स हैं, आई रिमेंबर चांदी में कुछ ही अपटिक है, क्या प्लैटिनम फिर से यहाँ पर ऑन फोर आया है? 100% प्लैटिनम अगर आप देखेंगे ऑलरेडी अपने बेस प्राइस पे चल रहा है पिछले 4-5 साल से। और अभी इसमें 100% ऑलमोस्ट अगर $1200-1300 चल रहा है अभी, तो आई सी कि वो $2000 तक जाएगा अगले 1 साल में। और इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज प्लैटिनम ऑलरेडी अपने बेस प्राइस पे चल रहा है एंड गोल्ड अपना पीक ऑलरेडी ले चुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से इट्स ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन प्लैटिनम ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि जून जुलाई आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग पीरियड्स, आगे जाकर अगस्त में ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स भी शुरू होते हैं एंड देन इट्स अ नॉन एंडिंग थिंग अंटिल दिवाली एंड परहैप्स न्यू ईयर एज वेल। फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, लास्ट 2 क्वार्टर्स बहुत डिफिकल्ट गए हैं। लास्ट क्वार्टर बहुत डिफिकल्ट गया है क्योंकि इंडो पाक वार भी थी, और यूजुअली हॉलीडे का सीजन होता है। लेकिन मैं अभी कल ही न्यूज़ पढ़ रहा था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जिन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी दिखाई है। एंड एंटिसिपेशन है कि अगस्त ऑनवर्ड्स जो वेडिंग डिमांड है दैट इज़ गोना बी ह्यूज। और वी आर ऑल्सो वेरी होपफुल बिकॉज कस्टमर्स वेट कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से गोल्ड रेट में स्टेबिलिटी आने के। एंड आई डोंट सी कि वो स्टेबिलिटी जो आनी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी। 97-98,000 रुपीज़ का जो एमसीक्स रेट चल रहा है, ये ऑलमोस्ट बेस रेट है। मे बी 500,000 की करेक्शन आएगी। और एंड वी सी कि अगस्त इज गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सितंबर अक्टूबर आर गोना बी एट पीक दिस टाइम। फेयर पॉइंट दैट। चलिए, उस होप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमन साथ जुड़ने के लिए। तो वन एक ये चीज़ है कि थोड़ा सा डीएस्केलेशन हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है। सोने में भी कुछ करेक्शन है जो शायद खरीदारी के लिहाज से, क्योंकि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेल बाइंग कंट्री के हिसाब से है, तो वो ऑफकोर्स इन द पॉजिटिव। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1.25% की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और भारतीय बाजारों में वो लाख के लेवल्स छूने के बाद 98,000 के नीचे के कारोबार। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इक्विटीज़ पर।